गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर द अपकमिंग एस्टेट एग्जामिनेशन। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एम्पायर ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स। आज के इस सेशन में हम एस्टेट टीजीटी साइंस 2017 में जो फिजिक्स का पार्ट आया हुआ है उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। सो अपकमिंग एस्टेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो आपने बड़े ही पेशेंस के साथ ये क्लास अटेंड करनी है। फर्दर इस क्लास को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल पाए। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है ताकि टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। सो आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा हुआ है। एक सिस्टम गिवन आपको, एक सिस्टम अंडरगोज ए चेंज इन विच द वर्क डन बाय द सिस्टम इक्वल्स द डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन परफॉर्म हुआ उतने ही अमाउंट से इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई। द सिस्टम मस्ट हैव अंडरगोन एज, तो सिस्टम के अंदर कौन से टाइप का ना वर्क या जो बोल सकते हो जो चेंज हुआ है वो हुआ है। किस जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है वो कौन से चेंज के साथ एसोसिएटेड रहेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में एज यू नो वेरी वेल, अगर आप ना अमाउंट ऑफ हीट की बात करते हो डी क्यू इज इक्वल टू, इसका यूटिलाइजेशन कैसे हो जाएगा, एक तो ये ना उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज डी यू प्लस और जो अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू, इस तरीके से जो एक्सटर्नल एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन होता है। अब इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो क्या है, डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी है। एज जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है डी डब्ल्यू, उससे क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि डी यू के आगे ना नेगेटिव साइन लगा दीजिए। अब ये वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में यूज करनी है। सो दैट इंप्लाइज डी क्यू बिकम्स, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डी यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो हीट एक्सचेंज ऑफ हीट है, यानी कि सिस्टम की जो हीट एक्सचेंज का क्या मतलब है कि हीट लॉस और हीट गेन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू 0। ऐसे प्रोसेस को अब क्या कहेंगे, ये प्रोसेस हो जाएगा एडियाबैटिक चेंज। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड द रेंज इज गिवन बाय, और यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन को डायग्रामेटिकली ड्रॉ करते हो, सो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको ना क्या सिचुएशन गिवन है, ये एक प्रोजेक्टाइल है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा। मैक्सिमम हाइट का पॉइंट पी है, इसकी ग्राउंड से जो वर्टिकल हाइट है इसको एच से रिप्रेजेंट किया, हॉरिजॉन्टल रेंज को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से और दोबारा जिस पॉइंट पे वो ग्राउंड पे हिट करेगा उनके बीच का हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट और रेंज के बीच में आपको ना रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा रिलेशनशिप पॉसिबल है। अगर आप ना मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखोगे, या फिर सबसे पहले मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या फॉर्मूला बनता है, यू स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये रेंज का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। और अगर आप हाइट का फॉर्मूला लिखते हो वो क्या बन जाता है, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब आपको ना हाइट को रेडियस या फिर मैक्सिमम हाइट को ना रेंज की टर्म्स में या फिर मैक्सिमम रेंज को हाइट की टर्म में एक्सप्रेस करना, उसके लिए क्या करोगे, आप इन दोनों को ना डिवाइड कर दो आपस में। जब आप इनको डिवाइड करते हो, मान लीजिए आप ना मैक्सिमम हाइट को ना हॉरिजॉन्टल रेंज से जब आप इसको डिवाइड करोगे आपको क्या वैल्यू मिलती है, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और जो रेंज की वैल्यू है वो ना रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय यू स्केयर साइन 2 थीटा का अपना फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकते हो, ये बन जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा और वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा।
फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो, यू स्केयर से यू स्केयर कैंसिल हो जाएगा, जी से जी की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, एक साइन से साइंस का स्केयर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपके पास ये डेनोमिनेटर न्यूमिनेटर में वैल्यू बनती है साइन थीटा, डेनोमिनेटर में बनती है 4 टाइम्स, और ये बन जाएगा कोस थीटा, यानी कि आप इसको फर्दर लिख सकते हो 1/4 टाइम्स ऑफ टेंजेंट थीटा। अगर आप इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेस करते हो, इसका मतलब आपके पास क्या वैल्यू बनती है, हॉरिजॉन्टल जो मैक्सिमम हाइट एच है वो क्या बन जाएगी, वो रेंज का 1/4 टेंजेंट थीटा, और अगर आप ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाता है आर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू आपको क्या मिलती है 4 टाइम्स एच डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा, 4h 1/टेंजेंट थीटा, ये बन जाएगा कोट थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, आर इज इक्वल टू 4h कोट थीटा, यानी कि सेकंड ऑप्शन, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड द क्वेश्चन। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज के थ्रू डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ इट्स मास। एस्केप वेलोसिटी बेसिकली ना प्लेनेट के साथ एसोसिएटेड एक प्रॉपर्टी होती है कि किस ऑब्जेक्ट को एक प्लेनेट से जिस वेलोसिटी से थ्रो किया जाए कि वो वापस ऑब्जेक्ट उस प्लेनेट पे ना आए। अर्थ के केस में जो एस्केप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या एग्जिस्ट करती है, आपको ना इसका ना फॉर्मूला, अगर आप एस्केप वेलोसिटी को एक्सप्रेस करते हो, बेसिकली एस्केप वेलोसिटी का ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है √2g r। जी का मतलब है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट, और आर का क्या मतलब है, रेडियस ऑफ द प्लेनेट। अगर आप एक प्लेनेट को मान लीजिए, अगर अर्थ की ही बात करते हो, आर इसकी रेडियस है और इसकी सरफेस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। अगर आप एक एम मास के ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो कुछ इस तरीके से कि वो ऑब्जेक्ट ना दोबारा अर्थ की सरफेस पे रिटर्न ना करे, तो किस मिनिमम वेलोसिटी उसको थ्रो करना पड़ेगा, वो हो जाएगी एस्केप वेलोसिटी। अब उसका ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। फर्दर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जब आप फॉर्मूला एक्सपेंड करते हो तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ द प्लेनेट है, और जिस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया उसका मास स्मॉल एम है। अब इसमें कहीं पे भी ना स्मॉल एम अपीयर हुआ ही नहीं, तो एस्केप वेलोसिटी बेसिकली जिस ऑब्जेक्ट को आप ना थ्रो करोगे उस ऑब्जेक्ट के मास पे ना बिल्कुल डिपेंड करेगी ही नहीं, यानी कि उसका फंक्शन कभी भी वो बन नहीं पाएगी। सो यानी कि इसके फॉर्मूले में स्मॉल एम आएगा ही नहीं, तो एम की कितनी पावर पे डिपेंड करेगी, 0 पावर पे डिपेंड करेगी। और एक आपकी नॉलेज के लिए, अर्थ की सरफेस पे जो एस्केप वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है उसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आके एक ऑब्जेक्ट को ना इतनी स्पीड प्रोवाइड कर दो कि वो एक सेकंड में ना 11.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करे, तो वो वापस कभी भी अर्थ की सरफेस पे नहीं आएगा, यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को लीव करके वो स्पेस में चला जाएगा। यही तो एस्केप वेलोसिटी होती है कि मिनिमम किस वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए कि वो वापस अर्थ की सरफेस पे रिटर्न ना करे। नेक्स्ट वन इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द रोड इज 0.5। रोड और टायर के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है 0.5। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को आप ना म्यू से एक्सप्रेस करते हो, म्यू इज इक्वल टू 0.5 वैल्यू गिवन आपको। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच एन ऑटोमोबाइल कैन बी स्टॉप्ड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 बन जाएगी। व्हेन ट्रेवलिंग एट, यानी कि ये उसकी ना इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u। इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की कितनी गिवन है, 108 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसको ना मीटर पर सेकंड में जब आप कन्वर्ट करते हो, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मच सेकंड, 60 मल्टीप्लाई विद 60। सो जो इनिशियल वेलोसिटी है अगर आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हो, फर्दर ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फर्दर आप ना 6 पे ये कैंसिल करोगे, ये 18 पे चला जाएगा और ये चला जाएगा 3 पे। इनिशियल वेलोसिटी आपको मिलती है 30 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट की ना मोशन है और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या बन जाएगी, 0। एंड अगर आप बात करते हो क्योंकि वो रुक गया ना, फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या बन जाएगी, 0। अगर आप इस सिचुएशन को डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस करते हो, डायग्राम में आपको ना किस तरीके से आप इसको ड्रॉ करोगे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक कुछ मास है, वो इनिशियल वेलोसिटी से ट्रैवल किया और फाइनली एक फाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाएगी।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसने ना कितना ट्रेवल किया, अगर ग्राउंड और उसकी सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू आपको म्यू गिवन है। यहाँ पे बेसिकली अगर आप ना एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, और एक्सेलेरेशन भी यहाँ पे ना रिटार्डेशन की टर्म्स में ही हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब ना फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट और सरफेस ग्राउंड की सरफेस के बीच में एक्ट करता है, और वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है। धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर देगा, स्लो डाउन कर देगा तो फाइनली वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर आप रिटार्डेशन को एक्सप्रेस करते हो, रिटार्डेशन कितनी बन जाएगी, जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स क्या एक्ट करेगा, उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट एक्ट करेगा उस पे ऑब्जेक्ट पे। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली अगर आप देखोगे, नॉर्मल रिएक्शन इस केस में अगर आप देखोगे, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और नॉर्मल रिएक्शन इसके ऑपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। सो नॉर्मल रिएक्शन को अगर आप एक्सप्रेस करते हो तो वो बन जाता है इसके वेट के इक्वल mg डिवाइडेड बाय m, स्टिल इज इक्वल टू, ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये वैल्यू आपको कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होती है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको ना इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करना। मान लीजिए ऐसे डिस्टेंस दूरी है ना, जाके ना स्टॉप हो गया, सो यहाँ पे आप ना कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप यहाँ पे लगाते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as, और एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन है क्योंकि नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे। फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी 0, माइनस में इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आपको इधर रखी है 30, तो इसका आप कर दोगे स्केयर इज इक्वल टू नेगेटिव में ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन आपको क्या गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये वैल्यू आ जाएगी s। फर्दर अगर आप इसको जब सोल्व करोगे आपको ना स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू आपको मिलती है यहाँ पे ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस s इज इक्वल टू, अगर आप इसको सोल्व करते हो तो ये 30 का स्क्वायर ये बन जाएगा 900 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपको गिवन है 0.5, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको यूज करनी पड़ेगी 9.8। अगर आप इसको फर्दर सोल्व करते हो s की वैल्यू क्या मिलती है आपको, अगर आप इसको फर्दर सोल्व करो, सो ये न्यूमरेटर में आपको 450 2 से डिवाइड करने के बाद, और फर्दर 5 से भी डिवाइड कर दोगे 450 को, तो क्या वैल्यू मिलती है 90, और डेसिमल न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दोगे तो अगेन ये बन जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 9.8, 9000 डिवाइडेड बाय 98 स्टिल इज इक्वल टू। अगर आप इसको फर्दर सोल्व करते हो 2 पे, अगर आप इसको सोल्व करो, या आप इसको ना 9 पे कर सकते हो, 7 पे, पहले 2 पे करते हैं तो ये वैल्यू आपको मिलती है, तो ये आ जाएगा 49। तो इस तरीके से ये डिस्टेंस आपको मिलता है मीटर में। आप इसको फर्दर सोल्व जब करते हो तो आपको ना इसका क्या आंसर मिलता है, जब आप इसको ना फर्दर सोल्व करोगे तो आपको इसका ना क्या आंसर मिलता है, फाइनली इसका आंसर आपको मिलता है 90 मीटर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप एक बार ये कैलकुलेशन वाला पार्ट चेक कर लेना, 90 मीटर इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशन। अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशन सेम नहीं है आपको वो चेक करनी है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखो स्ट्रेस और यंग मॉडुलस का, स्ट्रेस और यंग मॉडुलस को आप कैसे, बेसिकली जो यंग मॉडुलस एग्जिस्ट करता है, ये बेसिकली क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हो। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को अगर आप ना मान लीजिए यहाँ पे यंग मॉडुलस को आप रिप्रेजेंट करते हो तो कैसे लिखते हो, नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। इन्होंने बोला कि फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशन सेम नहीं है। अब स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, इसके कोई डायमेंशन नहीं एग्जिस्ट करते, तो यहाँ पे अगर आप ना यंग मॉडुलस के डायमेंशन फाइंड आउट करोगे तो वो किसके डायमेंशन के इक्वल आ जाएगा, स्ट्रेस के डायमेंशन के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रेन क्या है, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। फर्दर सेकंड आपके पास है स्पीड। अब अगर आप ना जैसे स्पीड के डायमेंशन फाइंड आउट करते हो,
स्पीड और ये जो क्वांटिटी है, ये जो सेकंड क्वांटिटी आपको गिवन है 1/, इसको फर्दर अगर लिखोगे 1/, अंडर रूट के अंदर म्यू नॉट अपसाइलन नॉट, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट c को रिप्रेजेंट करता है। सो जो स्पीड है और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बेसिकली क्या होती है, सेम डायमेंशन के साथ ही एसोसिएटेड होंगे। कितने डायमेंशन बन जाएंगे इन दोनों के, स्पीड L⁻⁻1 T⁻⁻1। फर्दर अगर आप देखते हो टॉर्क और वर्क, अब टॉर्क को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, RF sin थीटा, क्योंकि R क्रॉस F पे डिपेंड करता है। सो जो टॉर्क के अगर आपने डायमेंशन लिखना चाहो, आपको क्या डायमेंशन मिलते हैं, फोर्स के डायमेंशन को ना डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बन जाएगा L⁻2 T⁻⁻2। और यहाँ पे आपके पास है वर्क के डायमेंशन। वर्क को आप ना जैसे मान लीजिए फोर्स इंटू डिस्टेंस से सोल्व कर लीजिए, तो आपके पास यही तो फॉर्मूला आ जाएगा, फोर्स इंटू, आप पहले ये लिख लीजिए वर्क एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, उसको ना फोर्स और डिस्टेंस के डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। जब आप इसके डायमेंशन फाइंड आउट करोगे आपको ना सेम डायमेंशन मिलते हैं टॉर्क वाले। एंड जो फाइनली मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो एक तरीके से यही आपका करेक्ट आंसर बनता है। और हम इसको चेक कर लेते हैं, यानी कि मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट के जो डायमेंशन है वो मैच नहीं करने चाहिए। यहाँ पे हम लिखते हैं मोमेंटम के डायमेंशन, मोमेंटम बेसिकली होता है मास इनटू वेलोसिटी। जब आप इसको डायमेंशन की टर्म में एक्सप्रेस करते हो तो ये बन जाता है m⁻1, और वेलोसिटी के लिए L⁻1 T⁻⁻1। अब बात करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट h की। प्लैंक्स कांस्टेंट को जब आप एक्सप्रेस करते हो, इसका फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है जूल इनटू सेकंड, यानी कि एनर्जी को आपने ना टाइम से मल्टीप्लाई करना है। और एनर्जी का फॉर्मूला कितना एग्जिस्ट करता है, जो वर्क का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, और आप उसको ना टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा mL, और ये बन जाएगा T⁻⁻1। अच्छा, मोमेंटम में जैसे मैंने लिखा मास इनटू वेलोसिटी, ये तो ठीक है, और इसमें हमने लिखा जूल इनटू सेकंड। जूल क्या है, एनर्जी का यूनिट है, वो वर्क के इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ पे फोर्स के लिए हमने लिखा था मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे L⁻1 आएगा, ये ध्यान नहीं देना, L⁻1 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, L⁻1। सो यहाँ पे ये एनर्जी है तो ये आ जाएगा L⁻1। तो इस तरीके से जो मोमेंटम के डायमेंशन है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन के इक्वल प्रूव हो गए, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बाकी तीन ऑप्शनों में डायमेंशन मैच। अच्छा, बाकियों में तो डायमेंशन मैच कर गए थे, यहाँ पे मैच नहीं करेंगे ना, क्योंकि नोट पूछ रखा है। मोमेंटम के डायमेंशन तो खैर ये आ गए, अब प्लैंक्स कांस्टेंट को वर्क यानी कि जूल इनटू सेकंड। अब जूल इनटू सेकंड जब आप करोगे, जैसे वर्क के डायमेंशन यहाँ पे ये लिखा हुआ था हमने, फोर्स यानी कि मास इनटू डिस्टेंस। एक मिनट, टॉर्क के डायमेंशन को आप दोबारा लिखते हैं, टॉर्क जैसे आर, फोर्स मास इनटू, हाँ ये आर की वजह से L⁻2 ही तो आएगा, यहाँ पे L⁻2 आएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो सो यहाँ पे L⁻2 आ जाएगा, और क्योंकि हम ना इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, T⁻2 है तो T⁻1। सो यहाँ पे इनके डायमेंशन इक्वल नहीं आए, सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे वर्क के डायमेंशन में ये L⁻2 आएगा, बाकी सब में मैच कर रहे हैं डायमेंशन। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज सॉलिड स्फीयर है, डिस्क है और होलो सिलेंडर है, आर अलाउड टू रोल डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तीनों को ना इंक्लाइंड प्लेन से ना रोल डाउन कर दिया कुछ इस तरीके से। ये एक ना इंक्लाइंड प्लेन है, अब इंक्लाइंड प्लेन के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एग्जिस्ट करता है। अब यहां से एक बार तो ना स्फीयर को रोल कर दिया, एक डिस्क को रोल कर दिया और एक होलो सिलेंडर को रोल कर दिया फ्रॉम द सेम हाइट। अब ये जो हाइट है इस इंक्लाइंड प्लेन की ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसको आप ना स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन विच वन ऑफ दिस विल रीच द बॉटम फर्स्ट। अब इस बॉटम पॉइंट पे, यहाँ पे ग्राउंड पे ना पॉइंट P एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे ना सबसे पहले कौन इसमें से पहुंच जाएगा। अब जब आप ना कौन फर्स्ट पहुंचेगा, आपको ना इसके लिए ना टाइम का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। टाइम का बेसिकली क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है इस सिचुएशन के लिए, एक रोल इंक्लाइंड प्लेन पे ना रोलिंग मोशन करवा रहे हो आप, रोलिंग मोशन करवा रहे हो, इसके लिए टाइम का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, 1/sin θ अंडर रूट ट्वाइस ऑफ
ये बन जाएगा बीटा टाइम्स 2h डिवाइडेड बाई जी। और जो बीटा एक ऐसी क्वांटिटी है वो किसके इक्वल होती है, 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब आप देखो, यानी कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसके लिए बीटा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। बीटा की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा हो जाएगी उसके लिए टाइम की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। टाइम की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है वो ऑब्जेक्ट सबसे लेट ग्राउंड पे पहुंच पाएगा। अब हमको ये चेक करना है कि बीटा की वैल्यू, अब अगर आप देखोगे बेसिकली बीटा की वैल्यू ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करती है। इसको अगर आप फर्दर सोल्व करते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, अगर आप बात करते हो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं यहाँ पे, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जिस्ट करता है 2 डिवाइडेड बाय 5 एम आर स्क्वायर, यानी कि यह आ जाएगा 0.4 टाइम्स एम आर स्क्वायर। उसके बाद हम लिखते हैं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जिस्ट करता है उसकी क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती है, हाफ एम आर स्क्वायर, यानी कि 0.5 एम आर स्क्वायर। ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। फर्दर अगर आप देखोगे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब जब आप सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हो, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये मेंशन है होलो सिलेंडर का, जितना रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जिस्ट करता है। सो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप यहां पे लिखोगे, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल आ जाएगा, यानी कि एम आर स्क्वायर। होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। सो अगर आप देखोगे ध्यान से, बीटा की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी, सो इसको हम यहां पे सोल्व करते हैं। एज यहां पे कोफिशिएंट आएगा सिंपली 1, ये 1 है ना यहाँ पे, सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क विच इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज्यादा होगा उसी के लिए तो बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब बीटा फॉर द सिलेंडर इज ग्रेटर देन बीटा फॉर द डिस्क विच इज स्टिल ग्रेटर देन बीटा फॉर द सॉलिड स्फीयर। अब जिसके लिए बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी उसी के लिए टाइम की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब है। और आपको ना ये बताना कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा, जिसके लिए, अब देखिए क्योंकि टाइम बीटा के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब आप ये लिख सकते हो टाइम की वैल्यू सिलेंडर के लिए सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद डिस्क की, और उसके बाद क्या हो जाएगी, स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर की। आपको ना ये बताना कौन सबसे पहले पहुंचेगा, सबसे पहले वही पहुंचेगा जिसके लिए टाइम की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। तो यहां से आपके पास क्या आंसर आता है, सॉलिड स्फीयर इज द राइट आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, as the temperature increases the coefficient of viscosity of the gases। गैसेस के केस में जो विस्कोसिटी है बेसिकली वो क्या होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है या नहीं। आपने यहाँ पे ना दो कंसेप्ट याद रखने हैं। अगर आप ना लिक्विड के केस में बात करो, बेसिकली जैसे ना जब आप डिस्कस करते हो फ्लूइड्स को आप ना दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हो। जो आपके पास फ्लूइड्स होते हैं और फ्लूइड्स के लिए ही विस्कोसिटी डिफाइन करते हो। फ्लूइड में आपके पास आएगा, एक तो आएगा आपके पास लिक्विड और एक आपके पास आएगा गैसेस। अब आपने ध्यान रखना है, लिक्विड की जो विस्कोसिटी है, जैसे जैसे ना टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। और जो गैसेस है उसका केस है ना लिक्विड के ऑपोजिट है। गैसेस के केस में जैसे जैसे ना टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाओगे उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। सो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस में क्या आएगा, इंक्रीज वाला ऑप्शन आएगा। अब यहां पे लिख देते हैं, विद राइज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड decreases but that of gases start increases। So
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो गैसेस की है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ साथ। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज टू कोहेरेंट लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4i। अब आप यहां पे ना दो कोहेरेंट बीम है, उनकी पहले की इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है आई, और सेकंड के लिए इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है 4 टाइम्स ऑफ आई। प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस हो रहा है उनके बीच में। द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द फेस डिफरेंस इज 2 पाई, जहां पे फेस डिफरेंस की वैल्यू 2 पाई है, वहां पे आपको ना रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी का आपके ना, अगर इनके बीच में ना फाई का फेस डिफरेंस हो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का? रिजल्टेंट इंटेंसिटी is given by IR is equal to resultant intensity is equal to अंडर रूट ऑफ फर्स्ट सोर्स की इंटेंसिटी प्लस अंडर रूट ऑफ सेकंड सोर्स की इंटेंसिटी प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 I2 कोसाइन ऑफ फाई। ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। फर्दर अगर आप इसको सोल्व करते हो, फर्स्ट की इंटेंसिटी क्या है आई है, अंडर रूट में लिखना पड़ेगा आई, प्लस दूसरे की है 4 टाइम्स आई, तो अंडर रूट के अंदर 4 टाइम्स आई प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट, ये बन जाएगा आई को मल्टीप्लाई कर दोगे 4i के साथ। अब इनके बीच में जो फेस डिफरेंस है वो है कोसाइन, सॉरी 2 पाई, तो ये बन जाएगा कोसाइन ऑफ 2 पाई। कोसाइन ऑफ 2 पाई की वैल्यू होती है 1। फर्दर अगर आप इसको सोल्व करते हो, इसका मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी की क्या वैल्यू मिलती है आपको? अच्छा, यहां पे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहां पे ना स्केयर भी एग्जिस्ट करता है साथ में इन दो वैल्यूज के लिए, तो आगे फॉर्मूला सेम है। तो यहां पे जब आप ना स्केयर कर दोगे, सो यहां पे बन जाएगा I1, I1 को खैर I1 की वैल्यू आई है और I2 की वैल्यू क्या है 4 टाइम्स आई है। और ये कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 हो जाएगी आपके पास। तो फर्दर अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास क्या आता है, तो ये आपके पास बनता है 5 टाइम्स आई प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट के अंदर ये बन जाएगा 4i² स्टिल इज इक्वल टू 5 टाइम्स आई प्लस ट्वाइस ऑफ 4i² का अंडर रूट सोल्व करोगे 2i आ जाएगा, 5i प्लस 4i 9i इज द required value of the intensity after the coherence of these two, after the interference of these two coherent sources. So 9i, this is the required answer. होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फर्दर अगर आप को डाउट आप डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड ए इफ ए पॉइंट चार्ज इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। अब क्यूब के ना कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ, उसकी वजह से क्यूब के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेसिकली फ्लक्स का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, एक क्लोज सरफेस के साथ एसोसिएटेड, अगर उसके अंदर ना क्यू कूलम चार्ज एसोसिएटेड हो, एनक्लोज किया हुआ हो, नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये चार्ज ना क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो हमको इसके लिए ना गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि एक ना क्लोज सरफेस है। क्यूब के कॉर्नर को एनक्लोज करने के लिए अगर आप 3 डायमेंशनली इसका व्यू देखते हो तो 8 क्यूब्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे जो चार्ज है ना वो क्यूब के ना कॉर्नर पे रखा हुआ है बेसिकली, सो उस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए जो सिमिलर क्यूब एग्जिस्ट करते हैं 8 क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी। चार्ज इसके कॉर्नर पे रखा हुआ है तो 8 सिमिलर क्यूब आपको ना क्या करने पड़ेंगे, ड्रॉ करने पड़ेंगे। अगर आप इसका 3 डायमेंशनल व्यू देखते हो तो
और एक इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, 8 क्यूब्स। सो in order to enclose this charge, total 8 cubes are required। तो 8 क्यूब जब आप रख दोगे, एक सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन बनेगा, उस सिमेट्री के साथ ना नेट फ्लक्स कितना एनक्लोज हो जाएगा। सो फ्लक्स एसोसिएटेड विद 1 क्यूब इज इक्वल टू 1/8 ऑफ द टोटल फ्लक्स, मान लीजिए 5t से उसको एक्सप्रेस करते हैं। और ये जो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज कितना एनक्लोज होगा, क्यूब की साइड बेसिकली ए है, उस पर डिपेंड नहीं करता, तो नेट चार्ज क्या हुआ है, तो ये बन जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्यू डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको एक ना क्लोज कॉन्फ़िगरेशन बनानी पड़ती है जो चार्ज को ना 3 डायमेंशनली क्या करे, एनक्लोज कर दे। और जो एनक्लोज करने के लिए आपको ना इस क्यूब के सिमिलर 8 क्यूब्स, यानी कि इसको इंक्लूड करते हुए 8 क्यूब्स आपको इमेजिन करने पड़ेंगे, तब जो इसका कॉर्नर है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, एनक्लोज हो जाएगा। और वो जो चार्ज रखा हुआ कॉर्नर पे वो भी 3 डायमेंशनली एनक्लोज हो जाएगा। और एक क्यूब के हिस्से में कितना चार्ज फ्लक्स आएगा, जो टोटल फ्लक्स है उसका 1/8 पार्ट करना पड़ेगा। When a light source is kept 20 सेंटीमीटर away from a photocell, stopping potential, अब जो यहाँ पे ना स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है 0.6 वोल्ट, इज ऑब्टेन्ड व्हेन सोर्स इज केप्ट 40 सेंटीमीटर अवे, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। अब बेसिकली यहाँ पे ना जो फोटोसेल को लाइट सोर्स इज केप्ट अवे फ्रॉम ए फोटोसेल, फोटोसेल में बेसिकली जब लाइट सोर्स से ना लाइट डलती है। अब लाइट क्यों डलती है, बेसिकली क्योंकि वो फोटोसेल को जब आप डिजाइन करते हो ना, वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि उसमें से अगर उसके अंदर बेसिकली ग्लो कब होगा, यानी कि करंट कब पास करेगा, जब उसके ऊपर ना एक पर्टिकुलर लाइट डलती है। सो यहाँ पे ना स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना वो सोर्स के और फोटो सेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उससे इंडिपेंडेंट होता है। अगर आप मान के चलो यहां पे ना जो सोर्स है, यहां आपके पास एक सोर्स है, मान लीजिए वो एक ना बल्ब ही है, वो सोर्स यहां पे है और यहां पे फोटो सेल रखा हुआ है। ये आपके पास क्या है, फोटो सेल। अब इनके बीच का जो सेपरेशन है बेसिकली उसको अगर आर से रिप्रेजेंट करते हो, सो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना वो आर पे डिपेंड ही नहीं करता। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बेसिकली वो आर पे डिपेंड ही नहीं करता, आर का फंक्शन वो कभी बन ही नहीं पाएगा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम आर। आर पे डिपेंडेंट एक ऐसी चीज होती है जो इंटेंसिटी है ना वो तो आर के इनवर्सली स्केयर पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। अगर आपसे ना इंटेंसिटी पूछ ली जाए, जो इंटेंसिटी है वो क्या, जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसके इनवर्स स्केयर पे डिपेंड करती है, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिस्टेंस पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। तो अगर इनके बीच के डिस्टेंस को अपना कम करोगे या फिर ज्यादा करोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। इनिशियल 20 सेंटीमीटर पे 0.6 है, डिस्टेंस डबल कर दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड द नेचर ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल यूज किया हुआ है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज
बैरियर पोटेंशियल ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड अपॉन। अब बैरियर पोटेंशियल अगर आप ना फॉरवर्ड बायस के केस में बात करते हो, बैरियर पोटेंशियल ना किस पे डिपेंड नहीं करता, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बैरियर पोटेंशियल ना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यस। जैसे जैसे ना सेमीकंडक्टर के केस में जैसे जैसे ना टेम्परेचर को बढ़ाते हो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कंडक्टर से रिवर्स केस एग्जिस्ट करता है, क्यों? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे जो बैरियर वोल्टेज है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी और जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। फॉरवर्ड बाइसिंग पे यस, फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, जो फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज को जैसे जैसे आप बढ़ाते हो वो बैरियर को ना स्लो डाउन कर देता है, यानी कि बैरियर की वोल्टेज के ऑपोजिट वो एक्ट करता है। और फॉरवर्ड बाइस के केस में जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो उसकी वोल्टेज होती है वो क्या होती है, बेसिकली जो बैरियर पोटेंशियल है उसकी वोल्टेज के ऑपोजिट होती है। फर्दर डोपिंग डेंसिटी, अब जितनी डोपिंग डेंसिटी आप बढ़ाते हो उतने क्या हो जाएगा, जो डिप्लीशन लेयर है बेसिकली उसकी विड्थ ना बढ़ जाती है डोपिंग ज्यादा करने से। और अगर उसकी विड्थ बढ़ जाएगी उतना ही अमाउंट में बैरियर वोल्टेज है या बैरियर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी रेज कर जाएगी। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जिस पे ये डिपेंड नहीं करता, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन। जिस पे वो डिपेंड नहीं करता, इन सब पे वो डिपेंड करता है। सो अगर इसको एक्सप्लेन करोगे आप कैसे, अगर आप बात करते हो टेम्परेचर की, with rise in temperature the resistance of semiconductor decreases due to decrease in barrier voltage। बैरियर वोल्टेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। सेकंड जो इसमें मेंशन है वो क्या मेंशन है बेसिकली, उसके बाद है फॉरवर्ड बाइसिंग। इन फॉरवर्ड बाइसिंग the applied voltage oppose the barrier voltage and hence current increases। करंट की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाएगी। फर्दर अगर आप इसको ना डोपिंग की टर्म्स में मेजर करते हो, डोपिंग डेंसिटी, डोपिंग डेंसिटी की टर्म्स में अगर आप इसको लिखते हो, इफ डेंसिटी इंक्रीजेस, डोपिंग डेंसिटी इंक्रीजेस, देन width of depletion layer also increases, hence resistance increases and current decreases। करंट डिक्रीज कर जाएगा। तो ओवरऑल जो बैरियर पोटेंशियल है वो डायोड के डिजाइन पे डिपेंड नहीं करता। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज एफ। एक मिरर की फोकल लेंथ एफ है। इफ इट इज प्लेस्ड इन वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन है, उसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी, उसकी फोकल लेंथ ना सेम रहेगी। मिरर के केस में फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे मिरर की जगह आपको ना बेसिकली लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस या फिर कनकेव लेंस, तो उसकी फोकल लेंथ है ना 1/n टाइम्स। n का क्या मतलब है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का 1/n टाइम्स हो जाती। लेंस के केस में भी इवन की अगर आप देखोगे, हाँ लेंस के केस में हो जाएगा
फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 1/n टाइम्स, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जिस्ट करेगा लिक्विड का 1/n टाइम्स हो जाएगी। या लिक्विड के अलावा किसी और फ्लूइड के अंदर उसको रखते हो तो 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स ऑफ द फ्लूइड। देयर इज नो इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ of a mirror when it is placed in water, but if we consider a lens, अब लेंस में कौन सा, कनकेव और कन्वेक्स, then their focal length becomes 1/n times after placed in a liquid of रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। लेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, मिरर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एमिटेड रेडियो एक्टिव डीके। ये आपको ना जैसे पेरेंट न्यूक्लियस गिवन है, ये उसके बाद ना डॉटर न्यूक्लियस गिवन है। अब इनके बेसिकली आपको ना मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ये बताना कि कितने अल्फा पार्टिकल इसने पेरेंट न्यूक्लियस ने एमिट किए डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने से पहले, जब वो कन्वर्ट हो गया। बेसिकली अल्फा और बीटा पार्टिकल आपको आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली यहाँ पे इसके लिए ये तो बेसिकली आपको ना ये मास नंबर गिवन है 200 और ये इसका क्या है एटॉमिक नंबर। अब ये चेंज हो जाएगा एक डॉटर न्यूक्लियस में जिसका ना मास नंबर आपको गिवन है 168 और जो इसका ना एटॉमिक नंबर है वो आपको वैल्यू कितनी गिवन है, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है इसके रिस्पेक्ट में। अगर आप देखोगे ध्यान से, अच्छा ये गिवन है 168 और ये गिवन है 80। अब कितने ना, मान लीजिए n नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है प्लस, ये आप ऐसे लिख सकते हो n1 तो इसने क्या किए अल्फा पार्टिकल किए और जो n2 है वो इसने क्या किए बीटा पार्टिकल। बीटा नेगेटिव मेंशन है बेसिकली यहां पे। अब अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है, अगर आप अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हो, अल्फा पार्टिकल बेसिकली ना हीलियम न्यूक्लियस होता है, मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर उसका होता है 2। और अगर आप ना बीटा माइनस को रिप्रेजेंट करते हो, वो एक मासलेस पार्टिकल है, तो यहां पे आ जाएगा बेसिकली मास नंबर तो उसका 0 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर आ जाएगा उसका -1। सो यहां पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, अगर आप देखोगे मास नंबर ना जो कन्वर्ट हुआ 200 से ना 168 पे चला गया। अब ये तो मासलेस पार्टिकल है, सो यहां पे जो मास नंबर के अंदर डिक्रीमेंट हुआ, अगर आप यहां पे ना डेल्टा ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हो मास नंबर के अंदर जो चेंज हुआ है, तो ये बन जाएगा, चेंज का मतलब होता है जो इनिशियल वैल्यू है और उसमें से फाइनल वैल्यू घटा दोगे, ये बन जाएगा 200 में से 168 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो आपको कितनी वैल्यू मिलती है 32। और अल्फा पार्टिकल का जो मास नंबर है वो 4 है, तो 32 को अगर आप ना, यानी कि इसकी वजह से तो मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तो मासलेस पार्टिकल है। सो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो हमने n1 से एक्सप्रेस किया वो क्या बन जाएगा, बेसिकली 32 को ना अल्फा पार्टिकल के मास ऑफ अल्फा पार्टिकल से डिवाइड कर दो। अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि 8 अल्फा पार्टिकल। अगर आप मास की टर्म्स में तो हमने फाइंड आउट कर लिया उसको। अब 8 यहां पे देखा जाए 3 ऑप्शन के अंदर प्रेजेंट है, ये तो कन्फर्म है कि 8 अल्फा पार्टिकल एमिट हुए हैं। अब बीटा नेगेटिव
जो पार्टिकल है वो कितने, अब हम इसको ना मास के टर्म्स में तो डिस्कस कर लिया, चार्ज के टर्म में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जो चार्ज के अंदर ना, मतलब कि आप ये देख सकते हो एटॉमिक नंबर के अंदर जो चेंज आया है, डेल्टा जेड की वैल्यू अगर आप लिखते हो तो वो बन जाएगा Z1 माइनस में Z2। यहाँ पे वैल्यू आपको दे रखी है 90 और यहाँ पे बन जाएगी 80 इज इक्वल टू 10। अब अल्फा पार्टिकल के केस में अगर आप देखोगे, अल्फा पार्टिकल का जो एटॉमिक नंबर है वो बेसिकली 2 है, और हमने ये बोल दिया कि 8 अल्फा पार्टिकल एमिट हुए, वो हमने मास नंबर से स्टडी किया। अगर 8 अल्फा पार्टिकल एमिट हुए तो 8 का डबल कर दोगे 16 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे लॉस हुआ है 10 का, एटॉमिक नंबर के अंदर लॉस हुआ है। तो ये जो ना जैसे 16 था जो अल्फा पार्टिकल की वजह से लॉस हुआ था, अब उसमें हम ना क्या ऐड करेंगे, क्योंकि जब ये पार्टिकल एमिट होएगा ना, ये बेसिकली क्या करेगा, इसने तो इसके एटॉमिक नंबर को बढ़ाने में हेल्प की होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता फिर तो ये क्या करता, इसमें से कुछ ना कुछ जो बेसिकली प्रोटॉन है उनका एमिशन करता। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो इसके प्रोटॉन को इंक्रीज करेगा, और हमको कितनी रिक्वायरमेंट है, बेसिकली यहाँ पे 10 की रिक्वायरमेंट है। अब 16 प्रोटॉन तो अल्फा पार्टिकल की वजह से इजेक्ट हुए और ओवरऑल 10 की कमी आई, 10 का ही लॉस हुआ। तो 16 में अगर आप देखोगे, क्योंकि 8 अल्फा पार्टिकल अपने साथ कितने प्रोटॉन को कैरी करता है, 2 प्रोटॉन को वो कैरी करेगा, तो 16 प्रोटॉन हुए अल्फा पार्टिकल के, 8 अल्फा पार्टिकल एमिट होने की वजह से ओवरऑल लॉस कितने प्रोटॉन का हुआ, एटॉमिक नंबर में 10 प्रोटॉन का लॉस हुआ। तो उन प्रोटॉन को ना ये टॉलरेट करेगा 10, तो 16 के लॉस को अगर आपको ना 10 पे शिफ्ट करना हो तो यानी कि यहां पे 168 मास की टर्म्स में अगर आप देखते हो, यहाँ पे मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल वो 4 था, 8 अल्फा पार्टिकल, हाँ एक अल्फा पार्टिकल की अगर आप बात देखोगे, हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं उसको, 10, एक अल्फा पार्टिकल अपने साथ ना, जैसे 8 अल्फा पार्टिकल तो हमने फाइंड आउट कर लिए, एक अल्फा पार्टिकल अपने साथ ना क्या कैरी करेगा बेसिकली, हाँ 16 तो वो कैरी करेगा, लेकिन ओवरऑल लॉस हुआ है 10 का, तो 16 में से अब क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 10 मिल जाएगा आपको। 16 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 16 माइनस मान लीजिए N2, जो हमने ये बीटा के आगे N2 लिखा हुआ है, 16 माइनस N2 इज इक्वल टू 10, तो N2 की जो वैल्यू आपको मिलती है वो वैल्यू आपको मिल जाएगी 6, यानी कि 8 और 6, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो हमने मास नंबर के अंदर लॉस था वो हमने अल्फा पार्टिकल के मास नंबर से मेजर कर लिया, और जो एटॉमिक नंबर का लॉस था उसमें आपको अल्फा के साथ साथ ना जो बीटा नेगेटिव होता है, निगेट्रॉन का एमिशन होता है, उसको भी टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिकली ना एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करने में हेल्पफुल हो जाएगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट अगर आप देखोगे जो डोपलर शिफ्ट है फ्रीक्वेंसी के अंदर वो किस पे डिपेंड नहीं करती। डोपलर शिफ्ट में जब फर्दर आपके पास ना अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है सोर्स की और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है उसमें ये रिलेशनशिप होल्ड करता है, v प्लस माइनस वी डी डिवाइडेड बाई v माइनस प्लस वी एस। अब यहां पे जो सिंबल यूज किया हुआ है हेयर, ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी है जो ऑब्जर्व होती है ऑब्जर्वर को, हेयर v क्या है, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, और जो vs है वो बन जाएगी वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और vd का क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर या फिर डिटेक्टर बोल सकते हो। अब जैसे अगर वो अप्रोच करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, अगर वो दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, वो डिक्रीज हो जाएगी एक्चुअल के रिस्पेक्ट में। सो ये किस पे डिपेंड करती है, सॉरी किस पे डिपेंड नहीं करती, स्पीड ऑफ सोर्स पे डिपेंड करती है, हाँ जी करती है, अभी फॉर्मूले के अंदर हमने लिखा। ऑब्जर्वर की स्पीड पे भी डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव पे भी डिपेंड करती है, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर इस पे डिपेंड नहीं करती। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। होप आपको ये समझ में आया होगा। डोपलर शिफ्ट में अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व होती है।
सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, दो इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए आपको ना उनके पैरामीटर्स गिवन है, या उनकी जो एक आइडेंटिफिकेशन होती है वो आपको गिवन है। फर्स्ट बल्ब के लिए अगर आप देखो पावर की वैल्यू गिवन है P1 इज इक्वल टू 25 वोल्ट गिवन है, और कितनी मैक्सिमम वोल्टेज को ये टॉलरेट कर सकता है, 220 वोल्ट को। ये दो बल्ब है, इनको ना सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, और जो सप्लाई है, जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है जो कनेक्ट कर दिया, उसकी वोल्टेज कितनी है 440 वोल्ट। विच ऑफ द बल्ब विल फ्यूज, इन में से कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, 25 वोल्ट वाला या फिर 100 वोल्ट वाला, ये हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले 25 वोल्ट वाले बल्ब के लिए हम ना रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, ये दोनों बल्ब ना सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में जो अपैरेटस कनेक्ट होता है उन दोनों में से ना सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करता है। तो वोल्टेज डिवाइड किस पे डिपेंड करता है, जैसे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू I इंटू आर। अब करंट तो दोनों में सेम है, तो वोल्टेज कितनी डिवाइड हो जाएगी, वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। रेजिस्टेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है पहले बल्ब का। जब आप अपना रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, इसका मतलब है जो पावर का फॉर्मूला क्या एग्जिस्ट करता है, पावर का फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। वी को लिख दोगे आई आर तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर, फर्दर आई को लिख दोगे V बाय आर तो ये बन जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इसका मतलब जो R1 पहले बल्ब के रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो बन जाएगी आपके पास V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P1। वोल्टेज का स्क्वायर 220 वोल्ट को ये मैक्सिमम टॉलरेट कर सकता है डिवाइडेड बाय P1। पावर इसकी कितनी है 25 वोल्ट, इतने ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब सेकंड बल्ब के लिए अगर आप ना फाइंड आउट करते हो, सेकंड बल्ब के लिए आपको ना क्या सिचुएशन गिवन है, जो पावर है, पावर आपको कितनी गिवन है 100 वोल्ट गिवन है, और फर्दर कितनी वोल्टेज को ये टॉलरेट कर सकता है मैक्सिमम, ये 220 वोल्ट को टॉलरेट कर सकता है। अब फर्दर आप यहाँ पे ना जब इसको सोल्व करते हो, इसका मतलब यहाँ पे आपको ना रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2। फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो, R2 इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर 220 वोल्ट का स्क्वायर कर दोगे, पावर कितनी है इसकी 100 वोल्ट। इसका मतलब जो इसका रेजिस्टेंस आया पहले वाले बल्ब के रेजिस्टेंस का कितना बन जाएगा, R1 डिवाइडेड बाय 4 ओम। अब बेसिकली कौन सा बल्ब ना यहां पे फ्यूज हो जाएगा, अगर आप देखोगे ध्यान से, जो दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस है वो पहले के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में काफी स्मॉल है। सो जो ये 25 वोल्ट वाला बल्ब है ये ना फ्यूज हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 25 वोल्ट। क्यों, जिसका रेजिस्टेंस बेसिकली अगर आप देखो, इसका रेजिस्टेंस क्या है स्मॉल है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कम हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस इससे 4 टाइम्स ज्यादा है, तो इस बल्ब के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका 4 टाइम्स पहले वाले बल्ब के अक्रॉस हो जाएगा। अब ऑब्वियसली ये बल्ब अगर फ्यूज ना हो, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 220 से कम होना चाहिए। मान लीजिए उसकी वैल्यू 100 है, तो 100 का ना 4 टाइम्स जब आप करोगे तो यानी कि इसके अक्रॉस अराउंड ना 400 वोल्टेज ड्रॉप, वो मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेशन से बताया, आप ना वैल्यू फाइंड आउट भी कर सकते हो फर्दर यहाँ पे, क्योंकि आप इसके ना रेजिस्टेंस को सोल्व कर लोगे, इसके रेजिस्टेंस को सोल्व कर लोगे, रेजिस्टेंस का रेशो निकाल सकते हो, उसी रेशो में ना वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी, ये 440 वोल्ट है ना डिवाइड हो जाएगा। सो जिसका रेजिस्टेंस बेसिकली ज्यादा है तो उसके अक्रॉस ना वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा, और वो वोल्टेज ना 220 से एक्सीड कर जाएगा, यानी कि ये बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज के थ्रू डिस्कस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।